बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। सिंपली आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर उसी मैसेंजर आरएनए से आगे पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन्स की बनती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। इस हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। जेनेटिक बेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आर्चिबाल्ड गैरेड एक्सपेरिमेंट, बीडल एंड टॉटम एक्सपेरिमेंट, जिसमें वन जीन वन एंजाइम या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस आ जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड देयर असेंबली, एंड द स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इस पूरे टॉपिक को 4 वीडियोस में डिवाइड किया गया है, तो हम बारी बारी इसके इन कंटेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले आपको इस पहली वीडियोस में ये 3 कंटेंट्स क्लियर होंगी। जेनेटिक बेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आर्चिबाल्ड गैरेड प्रोपोजल एंड बीडल एंड टॉटम एक्सपेरिमेंट मीन वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस और वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, आपको पता है कि इन टर्मिनोलॉजीज को दोनों को कलेक्टिवली हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा था कि जो डीएनए की सीक्वेंस है किसी जीन के अंदर, वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में उसकी कॉपीज बनती हैं, और मैसेंजर आरएनए से यही सीक्वेंस जो है वो अमीनो एसिड की फॉर्म में ट्रांसलेट होती है। Translation of messenger RNA is the biological polymerization of amino acid into polypeptide chain. ये जो प्रोसेस है, ये इसमें राइबोसोम का बहुत ज्यादा रोल होता है, और कहता है कि the central question in translation is how triplet codon of messenger RNA direct specific amino acid into their correct position in the polypeptide. मतलब कि जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस होती है, जिसको हम कोडान में डिवाइड करते हैं, वो कैसे अमीनो एसिड की करेक्ट पोजीशन को स्पेसिफाई करती है। तो ये बात, इस क्वेश्चन का आंसर तब मिला जब ट्रांसफर आरएनए डिस्कवर हुआ। ट्रांसफर आरएनए ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, या ये तमाम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडान में पहले ट्रांसक्राइब करते हैं मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, और देन मैसेंजर आरएनए उस सीक्वेंस को अमीनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था। तो हमारा पहला स्टेप है द जेनेटिक बेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है कि प्रोटीन बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट है सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन में, और आपको ये भी पता है कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और डीएनए का मेन फंक्शन ही यही है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि उसके पास स्टोर होती हैं, मैक्सिमम मेनली फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, वो सारी डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, और डीएनए ही वो इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करता है। तो ऐसे जीन्स जो अमीनो एसिड सीक्वेंस को इनकोड करते हैं, उन जीन्स को हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। और आपको पता है कि डीएनए से पहले आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होता है स्ट्रक्चरल जीन्स की फॉर्म में, और वो जो आरएनए बनता है उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल का मेन यही फंक्शन है, मेन फंक्शन के तमाम इंफॉर्मेशन को करेक्ट प्रॉपर टाइम में और एक करेक्ट आप कह लें कि सीक्वेंस में, एक सूटेबल अमाउंट में उनको तरतीब से एक प्रोटीन की फॉर्म में लेके आना। और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। सेल को कई थाउजेंड्स जो है, मैनी थाउजेंड प्रोटीन्स बनानी पड़ती हैं। एक सिंपल बैक्टीरियम में यहाँ एग्जांपल ली गई है कि कई हजार जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, और यूकैरियोट्स में भी वो कहता है कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो टेंस ऑफ थाउजेंड, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वो कहता है कि ये प्रोटीन्स बनानी पड़ती हैं एक सेल को। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब दूसरी बात आ जाती है कि इस जेनेटिक बेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ 2 एक्सपेरिमेंट थे। एक एक्सपेरिमेंट था आर्चिबाल्ड गैरेड, इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि दैट सम जीन्स कोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल एंजाइम, यानी कुछ जो जीन्स होते हैं, जीन्स आपको पता है डीएनए के पार्ट्स होते हैं। डीएनए को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें,
चंद एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, तो वो जीन कहलाती है। तो वो किसी सिंगल एंजाइम को इनकोड कर रहे होते हैं। सिंगल एंजाइम भी आपको पता है प्रोटीन होगी। द आइडिया दैट a relationship exists between gene and the production of protein was first suggested at the beginning of the 20th century by the Archibald Garrett, ब्रिटिश फिजिशियन थे। सबसे पहला इनका आइडिया था कि जीन्स में और प्रोटीन्स में एक फिजिकल रिलेशनशिप मौजूद है। तो ये रिलेशनशिप स्टडी करने से पहले, गैरेट से पहले भी कुछ स्टडीज हो चुकी थी, और वो स्टडीज ये थी कि सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे सेल के अंदर चल रहे हैं। वो मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, मतलब कि जितनी सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, वो एक जो भी चीज बन रही है वो एक पूरे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर से बनती है। कई ऐसे मेटाबॉलिक कन्वर्जन सेल के अंदर हो रही होती हैं, और हर मेटाबॉलिक कन्वर्जन को एंजाइम कैटालाइज करते हैं। आपको पता है कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और आपको ये भी पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक खास किस्म की प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ आगे डायग्राम से आपको बात समझ आएगी। हम एक मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्कस करते हैं, और वो मेटाबॉलिक पाथवे है डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है, नॉर्मली डाइट में पाया जाता है। उस फिनाइल एलानिन को स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है, और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो वो ब्रेक डाउन कैसे होती है, बजाय बात यहां से रीड करने के हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। ये लेट सपोज एक मेटाबॉलिक पाथवे है, एक स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शन है। ये हमारे पास एक डाइटरी प्रोटीन है जो कि हमारी फूड में मौजूद थी। ये डाइटरी प्रोटीन कन्वर्ट होती है एक अमाइनो एसिड में। उस अमाइनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन आगे कन्वर्ट, मतलब अब इसका मेटाबॉलिज्म है, ये आगे कन्वर्ट होता है एक और मॉलिक्यूल में, जिसका अमाइनो एसिड में, जिसका नाम है टायरोसिन। लेकिन इस कन्वर्जन में इस एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। ये एंजाइम का नाम आपके सामने है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। इसी तरीके से ये रिएक्शन आगे चलता है, और टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एक एंजाइम इस टायरोसिन को कन्वर्ट करवाता है पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोविक एसिड, इस एंजाइम की मदद से। ये एंजाइम आप देख सकते हैं। उसके बाद पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोविक एसिड कन्वर्ट होता है होमोजेनिस्टिक एसिड में, और किसकी मदद से, इस एंजाइम की मदद से, हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट ऑक्सीडेज। इसी तरीके से होमोजेनिस्टिक एसिड जब बन जाता है, ये आगे कन्वर्ट हो जाता है मिलाइल एसिटो एसिटिक एसिड। किसकी मदद से, एक एंजाइम होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की मदद से। मतलब आप लोग एंजाइम्स के बारे में जानते हैं कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के हर स्टेप पे किसी न किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि एक आपके सामने मेटाबॉलिक पाथवे था फिनाइल एलानिन का, जिसमें फिनाइल एलानिन की ब्रेक डाउन हो रही है, और एक एंड प्रोडक्ट मिलाइल एसिटो एसिटिक एसिड बन रहा है। हर स्टेप में कोई ना कोई एंजाइम जो है वो यहाँ पे अपना काम कर रहा था। गैरड ने जो है वो कुछ डिजीजेस को डिस्कस किया, स्टडी किया, और उसने देखा कि वो पहले से एक डिजीज थी अल्कापेटोनुरिया, इसके बारे में स्टडी कर रहा था। अब अल्कापेटोनुरिया डिजीज बेसिकली क्या होती है, ये जो आपने देखा है कि इस मेटाबॉलिक पाथवे का लास्ट स्टेप था जिसमें होमोजेनिस्टिक एसिड कन्वर्ट हो रहा था मिलाइल एसिटो एसिटिक एसिड में। इस डिजीज में ये होता है कि ये वाला एंजाइम होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज नहीं होता। जब ये एंजाइम नहीं होता, डिफेक्ट होता है, तो होमोजेनिस्टिक एसिड आगे मिलाइल एसिटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स में उनके यूरिन में होमोजेनिस्टिक एसिड मौजूद होता है, और वो जैसे ही एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक हो जाता है एक्सपोजर टू एयर के बाद। इस डिजीज की एक और जो है सिम्टम ये है कि ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन होती है कार्टिलेज की और स्किन की। तो इस तरह गैरड ने प्रपोज किया दैट accumulation of homogenistic acid in these patient is due to missing enzyme namely homogenistic acid oxidase। वही बात कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो है वो डिजीज हो रही है। अब जो है गैरड को कैसे रियलाइज हुआ कि जीन एंजाइम को इनकोड करता है, तो वो पहले उसको ये भी पता था कि अल्कापेटोनुरिया एक इनहेरिटेड डिजीज है और वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो वो उसके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जानता था, ठीक है, और उसने
उसने यही बात उसके ज़हन में आई कि ये जो डिजीज है, दिस मस्ट हैव एन इनहेरिट म्यूटेंट डिफेक्टिव जीन। जारी बात है इसका एक म्यूटेंट डिफेक्टिव जीन होगा, डीएनए में कोई प्रॉब्लम होगा। और चूंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक नॉर्मल शख्स जो है, आगे उसकी ऑफस्प्रिंग जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव में कैरियर होते हैं, और फिर आगे उससे आगे जो अगली ऑफस्प्रिंग होती है वो डिफेक्टिव हो सकती है। गैरेट प्रपोज दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द inheritance of the trait and the inheritance of defective enzyme. Namely, if an individual inherits the mutant gene which cause a loss of enzyme function, she or he would not produce any normal enzyme, would be unable to metabolize homogenistic acid. वही बात, अगर एक शख्स में म्यूटेंट जीन होगा तो वो ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा जो एंजाइम होमोजेनिस्टिक एसिड को आगे कन्वर्ट कर रहा था। तो Garrett described alkaptonuria as inborn error of metabolism. This hypothesis was the first suggestion that connection exists between the function of gene and the production of enzyme. तो ये पहली छोटी सी आप कह लें कि एक स्टार्टिंग थी जिससे ये बात सामने आई कि जीन्स का जो ताल्लुक है वो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के साथ है। At the turn of the century, this idea was particularly insightful because the structure and the function of genetic material were completely unknown. अच्छा, उस वक्त चूंकि जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रॉपर स्टडी नहीं किया हुआ था, तो ये आइडियाज वो कहता है कि इनसाइटफुल रहे। आर्चिबाल्ड गैरट के बाद एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, दो साइंटिस्ट बल्कि, बीडल एंड टाटम्स एक्सपेरिमेंट्स विद न्यूरोस्पोरा लेड देम टू प्रपोज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस आप सुनते हैं। Garrett, George Biddle and Edward Tatum developed an experimental system for investigation connection between the genes and the production of particular enzyme. वो जो पिछली बात थी उसमें प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यहाँ बात एक्सपेरिमेंट से साबित करने की कोशिश की गई कि जीन्स का और एंजाइम्स की प्रोडक्शन का आपस में क्या कनेक्शन है। तो क्या किया जी, रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता था जीन्स और एंजाइम्स के दरमियान, हाउएवर द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप वाज अनक्लियर, यानी इस रिलेशनशिप की क्वांटिटेटिव नेचर अनक्लियर थी कि कितना जीन हो तो कितनी एंजाइम्स जो है वो बन सकती हैं। डज वन जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ वन एंजाइम और डज वन जीन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ मेनी एंजाइम इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल पाथवे। जारी बात, एक क्वेश्चन था कि क्या एक जीन एक एंजाइम को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प कर रहा है, या क्या एक जीन जो है वो ज्यादा एंजाइम्स के लिए जो है वो रोल प्ले करता है। Many geneticists were trying to understand the nature of gene by the studying morphological traits. However, Biddle and Tatum realized that the morphological traits are likely to be based on the system of biochemical reactions, so complex as to make the analysis exceedingly difficult. मतलब बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो नेचर ऑफ जीन को मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के साथ कंपेयर करते थे, लेकिन बिडल एंड टाटम ने भी यही कहा कि मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स तो जरूरी हैं ही सही, लेकिन उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उनको अगर हम जीन्स के साथ रिलेट करें तो हमें उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो इन्होंने जो है वो जेनेटिक स्टडीज की, एक जो है वो एल्गी पे न्यूरोस्पोरा क्रासा, ब्रेड मोल्ड फंगस पे न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है और ये इजिली लैब में ग्रो हो सकती है। इसकी चंद एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, और वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन, शुगर जो है वो कार्बन सोर्स के लिए, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और विटामिन, बायोटिन वगैरह, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये इसको रिक्वायरमेंट मिल जाए तो ये अपनी प्रॉपर जो है वो ग्रोथ करती है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे, जाहिर बात है, मेटाबॉलिक पाथवे चलते हैं। अपनी एसेंशियल ग्रोथ के लिए इसको भी कई मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। तो बीडल एंड टाटम ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। बीडल एंड टाटम जो है वो एंजाइम्स को ये बात साबित करना चाहते थे, या ये बात अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि एंजाइम्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि इस न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन काज करवाई and causing a defect in the enzyme needed for the cellular synthesis of an essential molecule would prevent that mutant strain from growing on the minimal medium. बात सिंपल ये है कि इन्होंने मीडियम जो होता है, कल्चर मीडियम, वो दो किस्म का होता है। एक मिनिमल मीडियम और एक मीडियम वो होता है कि जिसमें तमाम चीजें जो है वो कंप्लीट मीडियम होता है, जिसमें तमाम चीजें जो जरूरत की होती हैं वो मौजूद होती हैं। मिनिमल मीडियम वो कल्चर मीडियम होता है जिसमें थोड़ी चीजें मौजूद होती हैं, मसलन जस्ट कार्बन सोर्स मौजूद होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद होते हैं और चंद एक विटामिन। तो अगर तो न्यूरोस्पोरा नॉर्मल होगी तो वो मिनिमल मीडियम पे भी प्रॉपर ग्रो कर जाएगी, क्योंकि अपनी बॉडी की जरूरत की बाकी चीजें
वो खुद इन थोड़े से न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करके बाकी चीजें वो खुद बना लेगी। ठीक है, तो क्या किया गया, इन देयर ओरिजिनल स्टडी ऑफ 1941 बीटल एंड टाटम एक्सपोज न्यूरोस्पोरा सेल्स टू एक्स रेज। इन्होंने न्यूरोस्पोरा सेल्स को एक्स रेज से एक्सपोज करवाया। अब एक्स रेज ने जाहिर बात है उनमें कोई ना कोई म्यूटेशन काज कर दी। कहाँ म्यूटेशन काज की, इस चीज को चेक करने के लिए इन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट किया। बाय प्लेटिंग द सेल्स ऑन द मीडिया विद और विदाउट विटामिन्स दे वर एबल टू आइडेंटिफाई द म्यूटेंट स्ट्रेन दैट रिक्वायर्ड विटामिन फॉर द ग्रोथ। अब जब म्यूटेशन आ गई तो इन्होंने उस स्ट्रेन को विद और विदाउट विटामिन ग्रो करवाया, जस्ट चेक करने के लिए कि अगर तो म्यूटेशन आई है तो जारी बात है वो विदाउट विटामिन वाले मिनिमल मीडियम में प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकेगी। यानी म्यूटेंट स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। इन each case a single mutation results in the requirement for a single type of vitamin in the growth media। तो ये मतलब सिंगल म्यूटेशन जारी बात है किसी सिंगल विटामिन को ही डिस्टर्ब करेगी। तो इस सारी बात को समझने के लिए आपको ये डायग्राम जो है वो आपको बेहतर इस सारी बात को एक्सप्लेन कर सकती है। न्यूरोस्पोरा के अंदर एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ये आपको बी डायग्राम में नजर आ रहा होगा। वो मेटाबॉलिक पाथवे है फॉर एग्जांपल मिथायोनिन सिंथेसिस का। मिथायोनिन एक अमाइनो एसिड है, तो न्यूरोस्पोरा में मिथायोनिन सिंथेसिस का ये मेटाबॉलिज्म है। स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। सबसे पहले होमोसिरीन एक मॉलिक्यूल होता है, ये कन्वर्ट होता है ओ एसिटाइल होमोसिरीन में इस एंजाइम की मदद से। फॉर एग्जांपल एंजाइम 1 ओ एसिटाइल होमोसिरीन कन्वर्ट होता है सिस्टाथायोनिन, और किसकी मदद से, एंजाइम 2 की मदद से। सिस्टाथायोनिन एंजाइम 3 की मदद से होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होता है। होमोसिस्टीन एंजाइम 4 की वजह से मिथायोनिन में कन्वर्ट होता है। तो ये एक सिंपल मेटाबॉलिक पाथवे है न्यूरोस्पोरा में, सिंपलीफाइड पाथवे ऑफ मिथायोनिन बायोसिंथेसिस। अब क्या किया गया, अब चूंकि न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स को या सेल्स को एक्सरेज के जरिए जो है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, तो चेक किया गया कि किस किस स्टेज पे म्यूटेशन आई होगी। ठीक है, तो इस बात को चेक करने के लिए इस हाइपोथेसिस को कि कौन से म्यूटेंट स्ट्रेन आई है और उस म्यूटेंट स्ट्रेन में ये जो पूरा रिएक्शन है ये किस जगह पे डिस्टर्ब हुआ है। ये रिएक्शन आपको पहले समझ आ गया होगा, ये बी डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब अगली बात एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मिनिमल मीडियम में इसको ग्रो करवाया गया। मिनिमल मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जिसमें चंद एक चीजें मौजूद हैं, बाकी चीजें ग्रोथ की जरूरी जो है वो मौजूद नहीं है। अब तो जो नॉर्मल होगी न्यूरोस्पोरा, वो नॉर्मल तो इस मिनिमम मीडियल पे अच्छी तरह ग्रो कर जाएगी। क्यों ग्रो कर जाएगी, क्योंकि वो अपने इस बायोसिंथेटिक पाथवे को खुद ही कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, मतलब चूंकि उसके पास ये एंजाइम अवेलेबल होंगे तो वो होमोसिरीन को कन्वर्ट करेगी ओ एसिटाइल होमोसिरीन में। इस तरह ये पूरा है जो पाथवे ये मिथायोनिन तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो म्यूटेंट स्ट्रेन होगी, म्यूटेंट स्ट्रेन का मतलब है कि वो स्ट्रेन जिसमें या तो इस एंजाइम में म्यूटेशन आ चुकी है एंजाइम 1 पे, एंजाइम 2 पे म्यूटेशन आ चुकी है एंजाइम 3 पे, तो जाहिर बात है वो इस अपने रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए उसके मीडियम में इन चीजों का होना जरूरी है। अगर तो उसने मिथायोनिन बनाना है तो उसको अपने मीडियम में होमोसिरीन का होना जरूरी है, ओ एसिटाइल होमोसिरीन का होना जरूरी है, सिस्टाथायोनिन का होना जरूरी है, होमोसिस्टीन का होना जरूरी है। यानी उसके मीडियम में जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके मीडियम में इन मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है, तब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर ये चीजें उसके एनवायरनमेंट में, उसके कल्चर में मौजूद नहीं है तो ये रिएक्शन वो खुद ब खुद नहीं चला सकेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन आई हुई है। तो इस तरीके से 4 म्यूटेशन पॉसिबल थी। ठीक है, ग्रोथ प्रॉपर्टीज की बेस पर और मीडिया सप्लीमेंट के बेस पर मीडिया में क्या चीज दी गई है, ओ एसिटाइलिन होमोसिरीन दिया गया है, सिस्टाथायोनिन दिया गया है, होमोसिस्टीन है, जो भी चीज दी गई है उस लिहाज से उसने क्या किया कि इस पूरे ग्रुप को जो है वो मतलब 4 ग्रुप्स में इस पूरे न्यूरोस्पोरा को डिवाइड किया। यहाँ आपको जो है वो नजर आ रहा होगा कि ये 4 जो है वो है, ये देखें, एक वाइल्ड टाइप है, ये नॉर्मल है, ये मिनिमल मीडियम में ग्रो कर जाएगी। ये देखें, ये वीटी मतलब वाइल्ड टाइप, यहाँ 1 2 3 और ये 4, एक पैटी डिश को आप देखें 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। वाइल्ड टाइप जो होगी जिसमें म्यूटेशन नहीं हुई वो तो इस मिनिमल मीडियम में ग्रो कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अब 1 2 3 4 4 स्ट्रेन है। ठीक है, चारों स्ट्रेन के बारे में बात है। लेट्स सपोज जो स्ट्रेन 1 है उस स्ट्रेन ने जो है ये, लेट्स सपोज ये इस पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है, लेट्स सपोज ये स्ट्रेन 1 है और उसमें फॉर एग्जांपल एंजाइम 1 मिसिंग है।
अगर एंजाइम 1 मिसिंग होगा तो होमोसेरीन आगे ओ एसिटाइल होमोसेरीन में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको इधर से होमोसेरीन को ओ एसिटाइल होमोसेरीन में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि मतलब ये रिएक्शन आगे तब चलेगा जब हम इस वन एंजाइम वाले म्यूटेंट स्ट्रेन को उसके ग्रोथ मीडियम में ये चीज शामिल करेंगे, तब तब वो आगे इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। क्यों? और इस रिएक्शन का पहला स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकेगा क्योंकि एंजाइम 1 वाली म्यूटेशन है, यानी वहां म्यूटेशन है इस न्यूरोस्पोरा में जो एंजाइम 1 बना रहे थे। तो स्ट्रेन 1 के मतलब ये होगा कि ये स्ट्रेन 1 है, ये ग्रो नहीं हुई क्योंकि एंजाइम 1 पे म्यूटेशन थी। लेकिन अगर हम ये चीज एनवायरनमेंट में अवेलेबल कर दें ओ एसिटाइल होमोसेरीन, ठीक है, तो स्ट्रेन 2 जो है, अगर तो स्ट्रेन 2 में म्यूटेशन है, अगर स्ट्रेन 2 म्यूटेंट वाज मिसिंग द सेकंड एंजाइम, अगर सेकंड एंजाइम मिसिंग है तो इस प्रोसेस को जो है वो, अगर ये सेकंड स्ट्रेन जो है इसमें म्यूटेशन है तो जाहिर बात है ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा। यहां मैं लाइन लगा रहा हूं, इससे आगे रिएक्शन नहीं होगा, यहां तक पहुंच के रिएक्शन रुक जाएगा। ये देखें ओ एसिटाइलिन होमोसेरीन ने ग्रो की है। अब 2 स्ट्रेन की हम बात करें, 2 स्ट्रेन में जो है वो दूसरे स्टेप पे म्यूटेशन है। अब इसके लिए जरूरी होगा कि इसको एनवायरनमेंट में ये चीज प्रोवाइड की जाए। हम इसको ये चीज एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करेंगे तब ये रिएक्शन आगे चलेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन आगे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे ये एंजाइम अवेलेबल नहीं है। हम स्ट्रेन 3 की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेन 3 में जो म्यूटेंट है वो सिस्टर थायोनिन को होमोसिस्टीन में कन्वर्ट करने के काबिल नहीं है। क्यों इस काबिल नहीं है? उसकी वजह यह है कि शायद स्ट्रेन 3 में जो है वो यहां से जो है वो एंजाइम, उसे हम क्या कहेंगे, ये एंजाइम एब्सेंट है। तो अब जारी बात है सिस्टर थायोनिन जो है वो इस तरह होमोसेरीन में कन्वर्ट होने के काबिल नहीं है क्योंकि ये एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए हमें होमोसिस्टीन उसके एनवायरनमेंट में देना पड़ेगा। ये देखें हम उसके एनवायरनमेंट में होमोसिस्टीन दे रहे हैं तब उसने यहाँ ग्रो किया है, ठीक है, अदरवाइज वो ग्रो ना करती। इसी तरीके से आखिरी बात कि चौथी स्ट्रेन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ म्यूटेशन हुई हो। अगर यहाँ म्यूटेशन हुई है तो ये रिएक्शन यहाँ तक तो चलेगा, इससे आगे जो है वो रिएक्शन ये नहीं जाएगा। तो अगर हम इससे आगे रिएक्शन लेके जाना चाहते हैं तो हमें एनवायरनमेंट में मिथायोनिन देना पड़ेगी, तब ये रिएक्शन इस तरह आगे होगा। हम एनवायरनमेंट में मिथायोनिन देंगे तब ये देखिए फोर्थ स्ट्रेन ग्रो करेगी, अदरवाइज ये स्ट्रेन ग्रो नहीं करेंगी। बात इस सारी करने का मतलब ये था, यहाँ पे आपको ये चारों बातें की गई हैं। स्ट्रेन 1 में म्यूटेशन होगी तो ये रिएक्शन कहाँ तक चलेगा, स्ट्रेन 2 में होगी, 3 में, 4 में, इस तरह। तो ये सारी बात आपको फिगर बी से इस फिगर से जो है वो समझ आ सकती है। अब कहता है कि इस सारी बात से क्या एनालिसिस किया, इस सारी बात से बिडल और डॉटम ने ये कंक्लूड किया कि सिंगल जीन जो है वो सिंगल एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हमने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस नाम दिया। देखिए ना, म्यूटेशन से यही बात समझ आई कि एक जगह पे म्यूटेशन थी तो एक पूरा एंजाइम मिसिंग था। तो इस तरह ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है वो सामने आया। लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई तो हम इसको वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो लेटर डिकेट्स में कहता है कि दिस हाइपोथेसिस जो है वो मॉडिफाइड हो गया इन 3 वेज। पहली बात, 3 तरीकों से ये बात मॉडिफाई हुई। पहली बात, enzymes are only one category of cellular proteins. All proteins are encoded by genes of many of them do not function as enzyme. पहली तो बात यह है कि एंजाइम तो सिर्फ प्रोटीन की एक क्लास है जो जीन से जो है वो इनकोड हो रही है। तो इसके अलावा भी तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स के अलावा, वो भी तो जीन से इनकोड हो रही हैं। तो क्या वही तो फिर इसका मतलब है कि जीन सिर्फ एंजाइम को इनकोड तो नहीं कर रहा ना, डिफरेंट प्रोटीन्स को भी इनकोड कर रहा है। दूसरी रीजन या दूसरा बात ये थी कि प्रोटीन्स बाज़-औक़ात एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल नहीं होती बल्कि 1 और 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक प्रोटीन है इंसुलिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की चले हम बात कर लें। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में आपको पता है कि 2 अल्फा ग्लोबिन है और 2 बीटा ग्लोबिन चेन है, मतलब 4 टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो एंजाइम तो बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। इन दिस केस अब अल्फा ग्लोबिन के लिए कोई अलग जीन होगा और बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोई अलग जीन होगा। तो इससे ये बात समझ आई कि वन जीन जो है वो वन एंजाइम नहीं है बल्कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड जो है वो हाइपोथेसिस है। थर्ड रीजन ये थी कि व्हाई वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस नीडेड रिवीजन इज दैट वी नो
we now know that many genes do not encode a polypeptide। एक ये भी बात थी कि बहुत सारे जीन्स तो ऐसे हैं कि जो कि प्रोटीन्स को इनकोड ही नहीं कर रहे, तो फिर उनको हम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्यों कहेंगे। तो इस तरीके से वन जीन वन हाइपोथेसिस जो है वो मॉडिफाई होके वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह इस पहली वीडियो में जस्ट जो है वो हमने ये 3 टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिलेशनशिप ऑफ जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।